ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष 16 से 30 अप्रैल का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसकी आवरण कथा है सशक्त, समर्थ, जन केंद्रित नौकरशाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच अमृत काल में सिविल सेवक को राष्ट्र के विकास का ध्वजवाहक बनाने की है। ऐसे में इस वर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर नौकरशाही को नागरिक केंद्रित और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध बनाने के लिए की गई पहल ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। इस विषय पर कार्यक्रम की पिछली 2 कड़ियों में आपके साथ विस्तार से हमने चर्चा की है कि किस प्रकार वर्तमान केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप नौकरशाही को लोक कल्याणकारी बनाने पर तेजी से काम कर रही है। इसके लिए लोक सेवकों के प्रशिक्षण और उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कारों की पहल सहित कई निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में जब 22 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, तब उन्हें दिल्ली की राजनीति का नया खिलाड़ी माना जा रहा था। लेकिन हर काम को सिस्टमैटिक तरीके से करने की उनकी सोच ने नौकरशाही से लेकर आलोचकों को भी हैरान किया था। सबसे अहम पहल नौकरशाही को लेकर हुई ताकि पूरी प्रणाली में बदलाव लाकर ठहराव से पीछा छुड़ाया जा सके। प्रधानमंत्री ने उसी वक्त स्पष्ट कर दिया था कि उनका मंत्र कार्यों को पूरा करना और ठोस क्रियान्वयन होगा। भारत सरकार के सभी सचिवों से सीधी बैठक कर शासन का एजेंडा सामने रख दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं कभी अफसरों से निराश नहीं हुआ। इतने बड़े लंबे तजुर्बे के बाद मैं विश्वास से कहता हूं, मैं कभी अफसरों से निराश नहीं हुआ। मेरे जीवन में कभी मुझे किसी अफसर को डांटने की नौबत नहीं आई है, उनकी आवाज में बोलने की नौबत नहीं आई है। मैं 0 एक्सपीरियंस के साथ शासन व्यवस्था में आया था। मुझे पंचायत का भी अनुभव नहीं था। पहले दिन से आज तक मुझे कभी कोई कटु अनुभव नहीं आया। मैंने ये सामर्थ्य देखा। क्यों? मैंने अपनी सोच बनाई हुई कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने उत्तम से उत्तम ताकत दी है। हर व्यक्ति में परमात्मा ने जहां है वहां से ऊपर उठने का सामर्थ्य दिया है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा इरादा दिया है, कुछ अच्छा करके जाना है। कितना ही बुरा क्यों व्यक्ति न हो, वो भी मन में कुछ अच्छा करके जाने के लिए सोचता है। हमारा काम यही है, इस अच्छाई को पकड़ने का प्रयास करें। और मुझे हमेशा अनुभव आया है कि जब हरेक की शक्तियों को मैं देखता हूं, अपरंपार मुझे शक्तियों का भंडार दिखाई देता है। और तभी मैं आशावादी हूं कि मेरे राष्ट्र का कल्याण सुनिश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इस भाव को लेकर के मैं चल पाता हूं। और जिसके पास इतनी बढ़िया टीम हो, देश भर में फैले हुए हर कोने में बैठे हुए लोग हो, उसे निराश होने का कारण क्या हो सकता है? और उसी आशा और विश्वास के साथ, इसी टीम के भरोसे जिन सपनों को लेकर के हम चले हैं, वक्त गया होगा, शायद गति कम रही होगी, डायवर्जन भी आए होंगे, डाइल्यूजन भी आए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो अनुभव का सामर्थ्य है, उस अनुभव के सामर्थ्य से हम गति भी बढ़ा सकते हैं, व्याप भी बढ़ा सकते हैं। आउटपुट आउटले की दुनिया से बाहर निकल करके हम आउटकम पर कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं। हम परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का तभी से कहना रहा है कि आप जो भी निर्णय करें, जो भी व्यवस्था परिवर्तन करें, तो पूरे भारत के संदर्भ में अवश्य सोचें, क्योंकि हम ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे दिमाग में निर्णय भले लोकल होगा, लेकिन सपना समग्र देश का होगा। आजादी के 75 साल से 100 साल की यात्रा फलते फूलते हिंदुस्तान को देखने का कालखंड होगा। आज देश जिस मोड पर काम कर रहा है, उसमें सभी नौकरशाहों की भूमिका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के जीवन में आपका दखल कैसे कम हो और उनका सशक्तिकरण कैसे हो। निश्चित तौर से नौकरशाही में बदलाव 2047 के स्वर्णिम भारत की दिशा में सकारात्मक पहल सिद्ध होंगे। श्रोताओं, यह तो बात रही हमारी आवरण कथा की। अब चलते हैं पत्रिका के अन्य समाचारों की ओर। इस बार व्यक्तित्व की कड़ी में भारतीय वायुसेना के पहले 5 स्टार अधिकारी अर्जन सिंह की कहानी को शामिल किया गया है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित गुमनाम नायकों की राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार लेने वाली तस्वीरें किस तरह नित नई प्रेरणा दे रही हैं, इस अंक में विशेष रूप से शामिल है। फ्लैगशिप योजना में खेलो इंडिया ने किस तरह से समाज की सोच बदली है। G20 से जुड़े कार्यक्रम, वाराणसी और कर्नाटक को विकास की सौगातें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जापान पीएम की यात्रा और पश्चिम बंगाल की मैत्री पाइपलाइन का शुभारंभ,
केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय सहित अन्य कार्यक्रमों और अमृत महोत्सव की श्रृंखला में महान सेनानियों की वीर गाथा इस अंक का हिस्सा है। समाचार सार के तहत शामिल जानकारियों में AIS फॉर टैक्स पेयर मोबाइल ऐप का शुभारंभ शामिल है। आयकर विभाग ने देश के करदाताओं को बड़ी सुविधा देते हुए AIS फॉर टैक्स पेयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से करदाता वार्षिक सूचना विवरण या इन्फॉर्मेशन समरी में उपलब्ध जानकारी को आसानी से अपने फोन पर देख सकेंगे। इसके अलावा सेना में फिर से मिलेगा मिलेट से निर्मित दैनिक आहार। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना इस बात को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स की खपत को बढ़ावा दे रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैनिकों को दिए जाने वाले आहार में मिलेट से तैयार किए गए आटे को शामिल किए जाने की शुरुआत की गई है। अन्य समाचारों में रिकॉर्ड समय में लेह मनाली का रणनीतिक राजमार्ग खुला, पैन आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई और प्राचीन ग्रंथों को सुरक्षित करने के लिए वैदिक हेरिटेज पोर्टल का लॉन्च शामिल है। वहीं देश में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया और एक बार फिर से जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। एक दिन में नए केस 3000 के पार पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों की बैठक बुलाई और तैयारियों का जायजा लिया गया। कहा गया कि कोविड-19 महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए नियमित निगरानी की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने सभी को सावधानी और जरूरी एहतियात बरतने, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर हर स्तर पर तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें पत्रिका में विस्तार से पढ़ा जा सकता है। फ्लैगशिप योजना के तहत खेलो इंडिया इस अंक का हिस्सा बनी है। किसी भी जीत को पचाने का हुनर और हार से सीखने की कला जीवन की प्रगति के सबसे मूल्यवान अंग होते हैं। मानसिक दृढ़ता, नेतृत्व कौशल और जोखिम लेने का विश्वास हम खेल के मैदान में बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 22 अप्रैल 2016 को खेलो इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों पर बल हो या फिर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता हो या फिर खेल में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना, यही है नए भारत की पहचान, जिससे बढ़ रहा है भारतीय खिलाड़ियों का वैश्विक दबदबा और खेल संस्कृति समृद्ध हो रही है। खेलो इंडिया और अन्य मंचों से निकले भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ सहित अन्य टूर्नामेंट में बीते समय में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत आज विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। खेल जगत में अब भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही भारतीय खेलों की नई पहचान बन रही है। भारत के खेलों का स्वर्णिम काल दस्तक दे रहा है। देश में खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा संसाधन दिए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अवसर भी मिल रहे हैं। 2014 के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में 100 से भी कम खिलाड़ी हिस्सा लेते थे, जो अब 300 से अधिक हो गए हैं। खेलों की संख्या भी 20 से 25 से बढ़कर 40 से ऊपर पहुंच गई है। इस योजना से जुड़े सभी तथ्य आपको पत्रिका में मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। वहीं केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए जूट की कीमतों में बढ़ोतरी करने का भी फैसला किया। साथ ही मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 4% बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। कैबिनेट के इन सभी निर्णयों को पत्रिका में पढ़ा जा सकता है। श्रोताओं, संस्कृति, परंपरा और विरासत को सहेजता नया भारत बदल रहा है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में 33 मीटर की ऊंचाई वाला एक अति सुंदर कांच का झूमर जहां वैभव और गरिमा प्रदान करता है, वहीं खाली पैर चप्पल पहने रेड कारपेट पर पद्म सम्मान प्राप्त करते आमजन हर वर्ष दिखाई देने लगे हैं। बदलते भारत में ऐसे आमजन को भी पद्म सम्मान मिलने लगा है जो भारतीय कला, संस्कृति, विरासत, उद्योग में विशिष्ट उपलब्धि रखते हैं। इस साल 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में 22 मार्च को पहले सम्मान समारोह में 3 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भेंट किए। चप्पल पहनकर पद्मश्री सम्मान लेने पहुंची हीराबेन इब्राहिम भाई लोबी सम्मान लेने से पहले भावुक हो गईं। मशहूर वास्तुकार प्रोफेसर बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, जिसे उनकी पौत्री सुश्री खुशनू पंत ने प्राप्त किया।
पंडवानी गायिका उषा बारले अपनी परंपरा और संस्कृति को समेटे सम्मान लेने पहुंची। शुभ कार्य से पहले पैर में चप्पल की बजाय आलता लगाए खाली पैर ही राष्ट्रपति से सम्मान लेने पहुंची। इन सभी पुरस्कार विजेताओं की छवि और भावपूर्ण दृश्यों की कहानी आपको पत्रिका में देखने को मिलेगी। सरकार की प्राथमिकता दलहन का उत्पादन बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करना है। लक्ष्य की प्राप्ति की रणनीति के तहत इन फसलों की खेती को रकबा बढ़ाना, अधिक पैदावार वाली किस्मों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना, एमएसपी समर्थन और खरीद के माध्यम से उत्पादन बढ़ाना शामिल है। भारत दुनिया में तिलहन का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि 1950-51 के बाद से तिलहन के उत्पादन में 7 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। साथ ही दलहन के उत्पादन के लिए किसानों को तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। इसे भी पत्रिका में स्थान दिया गया है। इसके अलावा बीते 9 वर्षों में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने का प्रयास बड़ी कुशलता से हुआ है। मेडिकल शिक्षा से जुड़े अनेक सुधार किए गए हैं, जिससे सरकार के साथ साथ निजी संगठनों के लिए भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलना अब आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को इसी कड़ी में कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। यह संस्थान चिक्काबल्लापुर के मुद्देनहल्ली में सत्य साई ग्राम में स्थापित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित और चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के गैर व्यवसायीकरण की दृष्टि से स्थापित यह संस्थान सभी को पूरी तरह से निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा की सुविधा प्रदान करेगा। यह संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2023 से अपना कामकाज शुरू कर देगा। साथ ही पीएम ने बंगलौर मेट्रो की व्हाइटफील्ड से कृष्णाराजपुरा मेट्रो लाइन का भी शुभारंभ किया। इस मेट्रो लाइन से बेंगलुरु में यात्रियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी और शहर में यातायात की भीड़ कम होगी। इसकी संपूर्ण जानकारी आप पत्रिका से प्राप्त कर सकते हैं। भारत और जापान के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण है। भारत के पास G20 की अध्यक्षता है तो जापान के पास G7 की अध्यक्षता है। दोनों देश चाहते हैं G20 और G7 ग्लोबल गवर्नेंस के लिए कुछ खास करें, नई दिशा दें। इसलिए दोनों के पास प्राथमिकताओं पर मिलकर काम करने का उत्तम अवसर है। दोनों देशों के बीच भागीदारी मजबूत होने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। ऐसे समय में जापान के पीएम फूमियो किशिदा 2 दिन की भारत यात्रा पर आए और पीएम नरेंद्र मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन का औपचारिक निमंत्रण दिया। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा, व्यापार, डिजिटल भागीदारी सहित कई प्रमुख मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसकी विस्तृत जानकारी न्यू इंडिया समाचार पत्रिका में प्रकाशित है। श्रोताओं, इन सभी समाचारों को आप पत्रिका में विस्तार से पढ़कर जानकारी ले सकते हैं। समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@piv.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। सुनिए जन कल्याण के सरोकार न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ।